नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी पीटी बिहार सचिवालय के लिए पॉलिटी में हम लोग आज प्रस्तावना को पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत सारा इसमें फैक्ट निकलता है। बहुत सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए इसको शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ध्यान से इस टॉपिक को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित ही अभी ही याद हो जाएगा। साथ ही किस तरह से प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। देखिए, कहता है कि अमेरिकी संविधान के समान भारतीय संविधान में भी प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया गया है। पहला सवाल यही बनता है कि प्रस्तावना का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिए अमेरिका से। आगे कहता है इसकी भाषा शैली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ा है। दो सवाल आपको बन गया। सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना की भाषा शैली पर किस देश का प्रभाव है, तो ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया का। प्रस्तावना लिया है हम लोगों ने अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा शैली है उस पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। कहता है कि प्रस्तावना का आधार संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक माना जाता है। सवाल देखिए आपसे कैसे बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। पहला बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरा हुआ है फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और उसके 2 दिन के बाद जो तीसरा बैठक हुआ था, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये प्रस्तावना का आधार है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू को। प्रस्तावना लिए हैं अमेरिका से, भाषा पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। आगे कहता है कि प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों तथा मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सवाल पूछता है कि संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों तथा मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है डैश, किससे, तो याद रखिए प्रस्तावना से। क्लियर है, प्रस्तावना का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। प्रस्तावना अमेरिका से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो है भाषा शैली इस पर प्रभाव है। कहता है कि प्रस्तावना जो है ये संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ की भूमिका का निर्वहन करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ सकता है कि संविधान के संचालन में निम्न में कौन जो है प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाता है, तो ध्यान रखिए प्रस्तावना। इसीलिए प्रस्तावना को आत्मा, कुंजी, सार, दर्शन, भूमिका, दर्पण, मुखौटा, कुंडली, परिचय पत्र, इन सभी नामों से जाना जाता है। सवाल आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि संविधान की भूमिका के रूप में किसे जानते हैं, प्रस्तावना को। सवाल आपसे पूछ सकता है कि संविधान का मुखौटा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। संविधान की कुंडली, प्रस्तावना को। संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को। संविधान का आत्मा, प्रस्तावना को। ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ड्स। देखिए, प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज जो है ये B.R. अम्बेडकर ने कहा था। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रख लीजिएगा। सवाल आपसे पूछ देगा कि प्रस्तावना को किसने जो है पवित्र दस्तावेज कहा था, तो ध्यान रखिए B.R. अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था। इसके अलावा देखिए, कहता है संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने। सवाल आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था, तो ध्यान रखिए K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा था। तो 3 बातें हमें ध्यान में रखना है। क्या क्या
कि प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज B.R. अम्बेडकर ने कहा था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था और राजनीतिक कुंडली K.M. मुंशी ने कहा था। आगे देखिए, कहता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। सवाल यह भी पूछता है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो ध्यान रखिए केवल एक बार। और किस संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन करके इसमें 3 नए शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है, कौन सा शब्द जोड़ा गया है, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। क्लियर है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बात करेंगे समाजवाद की, तो कहता है इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन तथा वितरण के समस्त संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि उनका प्रयोग जो होगा वो सार्वजनिक हित की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। जो भी हमारे पास संसाधन है उनका प्रयोग क्या होगा, समस्त लोगों के लिए किया जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को मान्यता प्रदान किया गया है। सवाल पूछ लेगा कि भारत में किस प्रकार का जो समाजवाद है, तो ध्यान रखिए लोकतांत्रिक। वहीं अगर अगला शब्द जो जोड़ा गया ये है पंथ निरपेक्ष। क्या कहता है, देखिए किसका अभिप्राय है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ध्यान रखिए, तथा यह सभी धर्मों के प्रति तटस्थता की नीति का अनुसरण करेगा एवं धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, अर्थात भारत सर्वधर्म समभाव की नीति का अनुसरण करेगा। आगे देखते हैं, बात करें अखंडता की, तो कहता है कि भारत विविधता में एकता एवं सांस्कृतिक संबंध को बनाए रखेगा। तो ये 3 शब्द हमें जरूर याद रखना है, क्या, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज B.R. अम्बेडकर ने कहा था, प्रस्तावना को आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली या कुंडली जो है K.M. मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, भाषा पर इसका प्रभाव जो है ऑस्ट्रेलिया का है। इसके अलावा प्रस्तावना का जनक जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रस्तावना के तत्व। तो देखिए, इससे हमें संविधान के उद्देश्य की जानकारी मिलती है। संविधान के उद्देश्य की जानकारी हमें किससे मिलती है? प्रस्तावना से। शासन की अंतिम शक्ति की जिम्मेवारी जानकारी मिलती है, संविधान की क्या प्रकृति है और संविधान को अंगीकृत या स्वीकार करने की जो है तिथि हमें प्राप्त होती है। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। शासन की अंतिम शक्ति की बात करें तो देखिए प्रस्तावना में इसके बारे में क्या कहा गया है। कहता है कि प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा शासन की अंतिम शक्ति भारत की जनता को प्रदान की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिए, शासन की अंतिम शक्ति किसे प्रदान की गई है? भारत की जनता को, अर्थात समस्त शक्तियों का अंतिम स्रोत जो है ये कौन है? जनता ही है। बात करें संविधान के उद्देश्य की जानकारी के बारे में क्या हमें प्राप्त होता है, तो देखिए संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है ये सब, ध्यान रखिएगा। संविधान में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3। कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। बिहार दरोगा में सवाल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। धार्मिक यहाँ पर ऑप्शन में रहता है तो उसको ध्यान रखिएगा, ये इसका उल्लेख नहीं है धार्मिक न्याय का। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 3 प्रकार के न्याय जो कि है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसका उल्लेख किया गया है और ये रूस की क्रांति से संबंधित है, ये तीनों न्याय, ध्यान रखिएगा। तो न्याय कितने प्रकार? 3 प्रकार। और स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सा देख लीजिए? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। RAS में ये पूछा गया था और क्रम अनुसार पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना।
कैसे याद रखेंगे कि चार व्यक्ति से याद रखिएगा, विचार, व्यक्ति से अभिव्यक्ति, विश्व में, विश्व से विश्वास, धर्म, उपासना करने गए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दो प्रकार की समानता का उल्लेख भी मिलता है, कौन कौन सा? प्रतिष्ठा एवं अवसर, क्लियर है। 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार का स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और 2 प्रकार का समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर। बात करें संविधान की प्रकृति की तो ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये इस तरह से क्रम में पूछता है। और संविधान को अंगीकृत जो है ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। बात करेंगे प्रस्तावना पर कुछ न्यायिक दृष्टिकोण की, तो देखिए क्या है इसके बारे में कहना। 1960 बेरुवाड़ी वाद को अगर देखें तो कहता है, इस वाद में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के अनुसार यद्यपि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों की जानकारी देने की कुंजी तो है, परंतु प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये मामला उठा 1960 बेरुवाड़ी वाद में, ध्यान रखिएगा। इसमें माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में देखेंगे तो कहता है, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को परिवर्तित कर दिया तथा प्रस्तावना को भारतीय संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया। तो 2 सवाल बन सकता है कि किस वाद में जो है प्रस्तावना को जो संविधान का अंग नहीं माना गया था, बेरुवाड़ी वाद में, और किस में मान लिया गया, 1973 केशवानंद भारती वाद में। आगे देख लेंगे। कहता है कि वर्तमान में प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। ध्यान रखिए, प्रस्तावना में संशोधन केवल संसद कर सकती है, लेकिन संसद प्रस्तावना के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। और मूल ढांचा संबंधी जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, ये केशवानंद भारती वाद में ही किया गया था। ध्यान रखिए, पूछा गया है कि मूल ढांचा का प्रतिपादन किस वाद विवाद में प्रतिपादित किया गया था, केशवानंद भारती वाद में। लिखित संविधान की अवधारणा देखिए, ये फ्रांस की देन है। ये सब फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिए। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। कहता है कि आर्थिक न्याय का उल्लेख उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। अभी 3 तरह के न्याय हम लोगों ने देखा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो यही आर्थिक न्याय, इसका उल्लेख एक तो उद्देशिका में है, दूसरा नीति निर्देशक तत्व में भी है। कहता है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नाम से है। उद्देशिका में सम्मिलित आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय जो है ये 1917 रूस की क्रांति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ये के.एम. मुंशी ने कहा था, ध्यान रखिएगा। और राजनीतिक कुंडली अगर पूछे तो भी के.एम. मुंशी। कहता है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कहा था सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किसका कथन है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। कहता है कि प्रस्तावना के आदर्श एवं उद्देश्य का विस्तार मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य में किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, तो देखिए वो होता है संप्रभुता। और अगला फैक्ट है कि बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में भी उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया था। तो ये है प्रस्तावना से संबंधित इतने महत्वपूर्ण फैक्ट, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एग्ज़ाम में आपसे बहुत बार सवाल इस टॉपिक से पूछा गया है। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। 10 मिनट 12 मिनट के वीडियो में आप रिवीजन करिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।